तो भैया सभी जन को जय जय सियाराम पहुंचे हमें आपके देसी देख बना ब्रेक मोर नाव है लोकेश और जौन तरीका से दतिया की राजनीति में देखो जा रहा हो कि निरंतर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वे भाजपा के दामन में जाके बैठ जा रहे हैं। और यही बात को लेकर आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता और राजेंद्र भारती के करीबी कही जावे वाले युवा नेता प्रदीप यादव से और जानने को प्रयास करें कि जौन तरीका से कांग्रेस को छोड़ के जिन नेता जो भाजपा में जा रहे इनको लेकर इनको क्या छूट किया हुआ है। सबसे पहले तो प्रदीप भैया कैसे हो, क्या हाल चाल है? बढ़िया मस्त हैं। क्या है जो देखने में आ रहा हो कि कांग्रेस के नेता जो भाजपा में जा रहा है राजेंद्र भारती, और देखो जाए कांग्रेस अब अकेली पलट जा रही। क्या है, कांग्रेस ना कल अकेली थी ना आज अकेली है। और दो समुद्र में से अगर 2-4 लोटा पानी भर लिया जाए तो समुद्र खाली नहीं हो जाता है। और जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनको डर है, डर के कारण पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये बात तो पूर्व गृह मंत्री जी को समझना चाहिए कि जब वो 10 साल कांग्रेस में रह के माननीय विधायक जी के नहीं हुए हैं तो उनके क्या होंगे। क्योंकि पूर्व गृह मंत्री जी को हराने में 70% योगदान उन्हीं के कार्यकर्ताओं का है, जो कि दल बदल यहाँ प्रचार करते हैं भाजपा का, साथ में रहते दादा के, लेकिन वोट दिलाते हैं कांग्रेस में। ऐसे बहुत से पार्षद हैं, सरपंच हैं, बहुत से लोग हैं जैसे कि जिन लोगों ने काम किया दादा का और पैसे लेके और वोट दिलाए कांग्रेस को, बहुत से लोग हैं। लेकिन प्रदीप एक सवाल है, जैसे आपने कही है कि डर की वजह से जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वे भाजपा में जा रहे हैं, आखिर क्या बात को डर है? ये डर है कि फर्जी मुकदमा ना लग जाए, क्योंकि निरंतर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, आप तो देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि धमकी भरे स्टेटस डालना, धमकी देना कि अब बताएंगे, उपचुनाव होगा तो बताएंगे, मुकदमे लगवा देंगे। परेशान, ये बस परेशानी की वजह से लोग डर रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं। और फिर क्या है कि भाजपा वाले भी नहीं समझ रहे हैं कि रोड से उठा हुआ कोई करता चला गया दादा के पास तो उसकी बहुत तारीफ हो रही है, अरे ये तो 100 आदमी लेके आ गया है। जो दादा के पास अभी तक जो जितने लोग गए हैं उनके पास खुद का वोट के अलावा उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, उनके पास खुद का वोट बैंक नहीं है। ऐसी मेरी भी चर्चा होने लगी किसी से कि आप दादा से मैं जब चाहूँ तब मुलाकात कर लेंगे। लेकिन हमारे जाने से क्या होगा भाई, दादा से अगर मुलाकात करेंगे किसी कारणवश तो आदि जो भाजपा में जो आज घूम रहे हैं लोग वो घर बैठ जाएंगे। अच्छा प्रदीप, एक चीज़ जानना और चाहेंगे कि जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर संभावनाएं बन रही हैं, लोगों का कहना है कि दतिया में उपचुनाव होगा, लेकिन राजेंद्र भारती ने साफ तौर पर कह दिया है कि उपचुनाव नहीं होगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं तो उपचुनाव नहीं होगा ना, उपचुनाव नहीं होगा, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि उपचुनाव तो होना ही नहीं है। बस क्या है, ये लोगों के मन की वहम है कि उपचुनाव है, उपचुनाव कहीं नहीं होने वाला है। और न्यायालय ने जो तारीख दी है, अगर उस पर स्टे मिलता है तो आगे और भी तारीख बढ़ सकती है हमारे हिसाब से, लेकिन उपचुनाव की कोई उम्मीद नहीं है, उपचुनाव नहीं हो सकता है। हाल ही में एक बयान आया है दामोदर यादव आजाद समाजवादी पार्टी का, उन्होंने कहा है कि राजेंद्र भारती ने जब दतिया का उन्हें आशीर्वाद मिला जनता का तो उन्होंने नरोत्तम को हराया था, लेकिन अब वो जनादेश उनके पास नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब नरोत्तम को कोई हरा पाएगा तो वो मैं हूँ। क्या आप दामोदर यादव की इस बात से सहमत हैं? अब दामोदर तो हर जगह कहते हैं कि मैं हर जगह जीत जाऊंगा, दतिया की 3 सीटों पे कब्जा कर लेते हैं, वो हम जीत जाएंगे। ठीक है, नरोत्तम दादा को हरा सकता है तो राजेंद्र भारती है, इसके अलावा कोई हरा नहीं सकता है। तो क्या लगता है कि दतिया की जो जनता है, जैसे कहते हैं चाचा और दादा, इस समय दोनों नाम कहीं ना कहीं हैं और दोनों ही नाम में जो है दतिया की जनता अभी उलझी हुई है, तो बेहतर विकल्प दतिया की जनता के लिए क्या होगा, दादा या चाचा? देखो मैं बताऊँ, सच्चाई है कि नरोत्तम दादा काफ़ी दिनों से सरकार में हैं, काफ़ी सालों से हैं, कई मंत्री पद उन पे थे, तो उन्होंने दतिया विकास किया है, ये तो पता है। ठीक है, लेकिन उनके 2-3 मंत्री पद होने के बाद भी अगर मंत्री पद को देख के करें तो कोई विकास नहीं है। अब विधायक को देखते थे तो काफ़ी विकास दतिया में किया है। लेकिन जिस समय कांग्रेस शासन आएगा और अगर कांग्रेस का जो भी विधायक बनेगा तो इससे अच्छा विकास करके दिखाएगा वो। प्रदीप, आप भी समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं नेता हैं और राजेंद्र भारती कांग्रेस विधायक के करीबी भी हैं आप। अगर हम आपकी समाजवादी पार्टी को लेकर बात करें कि समाजवादी पार्टी दतिया में अभी किस स्थिति में, अगर उपचुनाव की संभावना बनती है तो क्या समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं मैदान में आएगी? नहीं, अभी तो इंडिया गठबंधन है तो हम लोग कांग्रेस का ही सपोर्ट करेंगे सब लोग, क्योंकि अभी तो फिलहाल कांग्रेस का ही वोट बैंक यहाँ है। सच्चाई है, झूठ बोल के हम झूठ नहीं बोलना चाहेंगे कि हम 40,000 वोट ले जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन टक्कर देने की हम क्षमता रखते हैं भाजपा को। लेकिन क्या इस बार अगर उपचुनाव होता है तो कांग्रेस के साथ समर्थन रहेगा और कांग्रेस को ही जिताएंगे। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा वो विधायक बनेगा। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अंदर से कहीं ना कहीं गुटबंद देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस से अगर राजेंद्र भारती को टिकट नहीं मिला तो राजेंद्र भारती समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे, क्या है? अब राजेंद्र भारती दूसरे ही हैं वो,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे, तो वो स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे थे। उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था और उन्होंने काफ़ी सम्मान किया था माननीय विधायक जी का, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। तो वही बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है, और ज़रूरत पड़ी तो हम आज़ाद समाजवादी, दामोदर यादव, राजेंद्र भारती और समाजवादी पार्टी सभी मिलके चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इस बात को कहा जा सकता है कि एक नेता को हराने के लिए आप सभी खो जाएंगे? नहीं, एक नेता नहीं है, क्या है कि अब उनके साथ भी तो कई लोग गठबंधन में हैं, और फिर क्या है कि आपको पता है सरकार उनकी है, उपचुनाव सरकार पक्ष का ही होता है, ये तो आप जानते ही हैं। 90% सरकार पक्ष का ही उपचुनाव होता है, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दादा का विकास है, अच्छा है, दादा ने विकास किया है, लेकिन दादा को हराने वाले उनके ही कार्यकर्ता हैं। क्या है कि दादा ने विकास किया है, लेकिन मैंने देखा बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं, उनके बड़े दिग्गज जो आज बगल में बैठे हैं, उनके माला लेके बैठते हैं, दादा दादा जिंदाबाद कहते हैं। उन्होंने माननीय विधायक जी का स्वागत किया है, इनके 1000 रुपये दे के। मेरे पास कई बड़े ऐसे हैं, मैं अगर दादा के पास खर्च रख दूंगा ना तो वो घर बैठ जाएंगे। बहुत से हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने दादा के साथ भोपाल सफ़र किया है, भारती जी के साथ भोपाल गए हैं और उनके क्षेत्र में रात में प्रचार किया है, लेकिन दिन में दादा के, रात में भारती जी के। तो आपका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं वही कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी के लिए हानिकारक होंगे? बिल्कुल होंगे। आप इतना तो समझते हो कि जिस पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया है, आप उस पार्टी के नहीं हुए हैं तो फिर भाजपा कैसे हो जाएंगे? कल आप भाजपा की बुराई करते थे कि भाजपा दादा की बुराई करते थे, आज आप दादा के पास दादा के नाम के जयकार लगा। दादा को समझना चाहिए ये बात, दादा को ये बात समझनी चाहिए कि ये जब कांग्रेस की नहीं हुए, आज विधायक जी की विधायकी रद्द हो गई है, तो आज आप पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। आपको आना था तो विधायक थे, उस टाइम पे आते ना, उस टाइम पे आप आते तो आपका रहता कि नहीं हाँ आप पार्टी छोड़ के आइए, चुनाव के पहले आते आप। जैसे हम हैं, आज हम अगर दादा के पास पहुंचते हैं तो कमजोरी होगी ना हमारी कि आप चुनाव दादा भारती जी के विधायक की जाने के बाद आप दादा के पास पहुँचे। तो क्या भारती जी के साथ यूं ही खड़े रहेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं किनारा काटकर भाजपा की ओर? जब तक जिएंगे राजेंद्र भारती के साथ में हैं। एक मुकदमे लग जाएं, 10 लग जाएं, उससे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है। राजेंद्र भारती जी के साथ थे, हैं, रहेंगे। आज हमारी गाड़ी में ये झंडा है और इस गाड़ी में हम विधायक जी को बैठा ले घुमाते हैं आज भी। ये झंडे से उन्हें कोई बुराई नहीं है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजेंद्र भारती के साथ हमेशा रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। तो आप युवा हैं, आप भांडर विधानसभा से बिलोंग करते हैं और दतिया से कहीं ना कहीं आप एक नेतृत्व करते हैं। तो आखिर हम विकास की बात करें तो अभी भी दतिया में कौन कौन से विकास की आवश्यकता है जो पूर्व गृह मंत्री भी नहीं कर पाए या तत्कालीन विधायक रहे वो भी नहीं कर पाए? सबसे बड़ी विकास की मैं बात बताता हूँ। विकास तो ऐसे हैं कि शहर में कभी कमी, अगर आप कितने विकास कर लो वहाँ कोई कमी। सबसे पहली तो बात यह है कि दतिया हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपने देखा है, वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि कहीं है नहीं, आपको बताएं। और जो कलेक्टर साहब आए थे स्वप्निल वानखेड़े जी, हमारी उनसे हमेशा बात होती रहती है, मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन वो 5G बन के आए थे, आज वो 1G हो गए। अब वो रीलवाज में ज़्यादा दिखते हैं, रीलों में ज़्यादा दिखते हैं। हाँ, अब वो चिपकने लगे हैं। अब उन पर कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है तो वो चिपकने लगे हैं। अब वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। और माननीय जो मयूर साहब आए हैं खंडेलवाल SP साहब, हमने उनको रात को 12 बजे भी फ़ोन लगाया तो 12 बजे फ़ोन उठा। किसी केस के बारे में हमें उनसे मिलने जाना पड़ा तो हमने उनको कॉल किया, वो गेट पे पहुँचे। तत्काल हमने अपना कार्ड, जैसे ही हमने उनको कार्ड भेजा तो तत्काल उन्होंने हमें अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद बताइए क्या बात है, तो मैंने उनको बात सारी घटना बताई। तत्काल उन्होंने थाना प्रभारी कॉल किया और बात संज्ञान मिली और जो भी सत्य है उन्होंने कहा सत्य अगर है तो इसको देख लीजिए, असत्य तो मुझे बताइएगा। तो माननीय SP साहब तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब की गति थोड़ी धीमी हो गई है। कहीं ना कहीं ये कारण है कि ऊपर से दबाव भी हो सकता है और हमसे तो उनकी बातचीत होती रहती है, मिलना जुलना लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि फिर हमारा आपसे एक महत्वपूर्ण और जाते जाते एक महत्वपूर्ण सवाल कि दतिया में अगर उपचुनाव की संभावना बनती है, इस उपचुनाव में अगर जो मुद्दा रहेगा जनता का वो कौन सा रहेगा? जनता का यही मुद्दा रहेगा कि आप देख रहे हैं महीने में 10 मर्डर दतिया में हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो अपराध हो रहे हैं इन पे कंट्रोल होना चाहिए। इन पे कंट्रोल के लिए आप सरकार में हम लोग नहीं हैं, अब सरकार में जो लोग हैं तो वो इस पर ध्यान दें, उन पर ध्यान दें। और फिर क्या है कि आज सबसे बड़े गुंडे हैं जो भाजपा ही बैठ रहे हैं, दादा को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो गुंडे हैं उनको पार्टी से आप निकाल के फेंक दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुंडे हैं उनको आप बाहर निकालो। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो गुंडे आपके पास बैठ रहे हैं वो आतंक कर रहे हैं तो नाम बदनाम आपका भी हो रहा है। व्यक्तिगत दादा से मेरी कोई बुराई नहीं है और मैंने मेरी दादा से मैं गया भी हूँ, पहले दादा के पास भी गया। रोजगार को लेके क्या कहेंगे? दतिया में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। अब रोज़गार के लिए तो हम आपको बताएं, जब तक भाजपा रहेगी कोई रोज़गार ही नहीं आएगा, जनता यूँ परेशान रहेगी।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक ये बीजेपी रहेगी, क्या है कि अभी मैं आपको बताता हूँ, टोकन आप खाद लो तो टोकन, गेहूँ बेचो तो टोकन, आप कुछ भी कर लो टोकन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब मुख्यमंत्री एक टट्टी टोकन लाएंगे। अब टट्टी टोकन क्या होता है, आप लेटरिन आएंगे तो टोकन कटाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री अभी योजना ला रहे हैं, क्योंकि उनको तो बोलना भी नहीं आता है। भाई यादव जाति से बिलोंग करते हैं, यादव जाति के लोग थोड़े होते ही ऐसे हैं कि उनको थोड़ा ठस बुद्धि के होते हैं, बोलना नहीं आता है। तो ना मोहन यादव को बोलना आता, ना उन्होंने कोई विकास अच्छा प्रदीप, जिस तरीके से ऐदल सिंह कंसाना के जो कर्मचारी हैं उन पर कहीं ना कहीं ट्रांसफर नीति को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन एक चैनल ने किया और उसमें साफ तौर पर दर्शाया गया कि एक ट्रांसफर के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए की मांग की गई। अब जब ऐदल सिंह कंसाना का विभाग अगर ऐसा है तो इस पर प्रदेश सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? अब भाई नहीं दे रही कि उनके मंत्री हैं, वो वीडियो भी वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। तो उनके मंत्री हैं, तो ये मोहन यादव को सोचना चाहिए, और ऐसे मंत्री हो चाहे आपके कोई अधिकारी हो, उन पर तुरंत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बताएं, भ्रष्टाचार जितना भी मचा है सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी मचा। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी विकास होगा नहीं, सिर्फ ये लूटपाट और ये जनता को परेशान करना, यही मुद्दा रहेगा। एक बार फिर से नीट परीक्षा जो है आयोजित होगी और नीट परीक्षा को लेकर दतिया पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं कमर कसी है। लेकिन हम बात करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को लेकर, नीट परीक्षा को लेकर देखें तो कहाँ इन्हें चिंतन करना चाहिए? जिस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं, छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार की ओर चला जाता है। चिंतन इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, इनकी जेबें खाली हो जाएं, बस यही है। ये पैसा सबके पास पहुंचता है, आपको पता है, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी हो गई, योगी जी सो रहे हैं क्या कर रहे हैं योगी जी? वैसे तो बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अयोध्या के चोरों को क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? पकड़ा तो उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई है? बताइए पहले आप। बिहार में फेक इनकाउंटर कर दिया, उस तिवारी जी ने अपना पिस्टल फेंक दिया, उसको 4 गोली क्यों मारी? ये क्या अपराध था उसका? भाजपा को आप अनुशासित पार्टी मानते हैं? हाल ही में एक वीडियो झांसी से वायरल हुआ जिसमें एमएलसी विधायक बाबूलाल तिवारी योगी जी के जस्ट पीछे बैठे हुए थे, सीट आगे न मिलने के कारण वो कुर्सी को फेंक कर भाग गए। अभी तो कुर्सी फेंकी है, आज तो एमएलसी ने फेंक, कल मुख्यमंत्री फेंकेगा, फिर प्रधानमंत्री फेंकेगा। समय आने दो, सब कुर्सी फेंकेंगे, सब भागेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा उस दिन आधी भारतीय जनता पार्टी जेल में होगी और उनके नेता जेल में होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने अपराधी कर लिए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, दतिया कार्यकर्ता, मैं आपको बता दूं, हवा में आ जाते हैं। अगर पता चले उपचुनाव के बारे में तो उन्होंने दादा को तो उनने वो बना दिया था, डिप्टी सीएम बना दिया था, फिर कहीं सांसद बना दिया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो ये क्या है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने। इस चीज़ को राजेंद्र भारती जी ने भी कहा है कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास कई विकल्प हैं, राज्यसभा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफ़ी ऐसे पद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके कद को बड़ा रखेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं दतिया की ओर रुझान कर रहे हैं। जाते जाते लास्ट सवाल क्या कहेंगे इस पर? देखो क्या है कि दादा का मैं बताऊं, दादा ने बहुत विकास किया है, दतिया शहर में किया है। दादा चर्चित में रहते हैं हर जगह, लेकिन दादा के कार्यकर्ताओं ने पीछे कर दिया, मैं बताना चाहता हूँ। फिर भी मैं आपकी चैनल से बताना चाहता हूँ, दादा अगर इसी तरह रहेंगे तो दादा अभी 9,000 से हारे थे, अब 60,000 से हारेंगे, सॉरी 30,000 से तो हारेंगे। क्योंकि दादा के सामने जो बगल में बैठी है ना कुर्सी पर, वही कट करेंगे दादा का। और अभी किया है। और अगर चाहो तो 10 से 15 सरपंच हैं, 10 से 15 पार्षद हैं, बहुत से लोग हैं, बड़े चेहरा हैं जो कि दादा के करीब माने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस का काम किया है और कांग्रेस के लिए उन्होंने पूरा काम किया है। और मैंने देखा कि गाड़ी में बैठे दादा की और वोट फोन लग रहा है तो भाई कांग्रेस को वोट देना। बहुत से लोग ऐसे हैं, इस कारण दादा की हार हुई है। और आज भी अगर दादा इन जैसे कार्यकर्ताओं को बगल में बैठा लेंगे तो दादा फिर नहीं जीतेंगे। और क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हाईलाइट है, जैसे 2-4 चैनल दतिया में ऐसे चल रहा है, उनका यही काम है। अगर रोड से कोई जा रहा है, वो दादा के पास पहुंच गया, उसने अगर पट्टी डाल ली तो बहुत बड़ा तरह दिखाएंगे। आज ये पार्टी में शामिल हो गए हैं, बहुत बड़ा। उनके पास खुद एक वोट नहीं है यार, आप उन जैसे लोगों को ले जा रहे हैं, मीडिया पे दिखा रहे हैं, कुछ नहीं होता भाई। वोट बैंक अलग दिखता है जिसके पास होता है। मैं कह रहा हूँ, मैं 4,000 वोट का वो रखता हूँ, मैं 4,000 वोट दिला सकता हूँ किसी पार्टी को, कोई भी पार्टी लड़ ले, मैं 4,000 वोट की क्षमता रखता हूँ, मैं 4,000 वोट दिला दूंगा, चाहे दादा हो, चाहे भारती, चाहे दामोदर यादव हो। मैं 4,000 वोट खुद का करता हूँ और खुद 4,000 वोट दिलाने की क्षमता रखता हूँ। मैंने जो मेहनत की है दतिया भांडर दोनों विधानसभा मैंने बराबर मेहनत की। श्याणा तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन दतिया और भांडर मैंने दोनों जगह बहुत मेहनत की है। लेकिन क्या है कि अब भांडर विधायक तो ठीक है बाहर रहते हैं, उनके भी कुछ चमचे ऐसे हैं जो फुल सिंह बरैया जी का नाम बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो बरैया जी 40,000 वोट से आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ युवा समाजवादी पार्टी नेता प्रदीप यादव, जिन्होंने अपनी बात बखूबी रखी और जो भाजपा में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बताया कि यदि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगर हार का कारण बनेंगे तो ऐसे ही कार्यकर्ता जो है हार का कारण बनेंगे। खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक शेयर जरूर करिए और देखते रहिए MBKS डिजिटल न्यूज, मुद्दा बुंदेलखंड को समाचार।